वेलकम टू लेट्स क्रैक। देखिए, हम पढ़ रहे थे स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में हमने क्या पढ़ा था? मौर्यकालीन कला, जो अधूरी रह गई थी। तो देखिए, जो मौर्यकालीन कला है, पहले उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो क्विक रिवीजन करते हैं फटाक से कि जो मौर्यकालीन कला है वो 324 BC से 184 BC तक रही। और जो मौर्यकालीन कला है इसको दो भागों में बांटा था, एक तो राजकीय या दरबारी कला, दूसरी लोक कला। इसके अलावा जो मौर्यकालीन अभिलेख थे वो हमें 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब मौर्य काल के बारे में जो अभिलेख हैं वो उनके कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार में बनाए गए या 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। यानी इन तीनों पर जो है संदेश उत्कीर्ण करवाए गए थे मौर्य काल में। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया था? शिलालेख और स्तंभ लेख। तो शिलालेख आपने कितने पढ़े थे? 8 शिलालेख पढ़े थे। और कितने स्तंभ पढ़े थे? तो 7 आपने स्तंभ पढ़े थे, जिसमें 2 और थे इम्पोर्टेंट, वो भी हमने पढ़े थे। कौन कौन से? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, लोरिया अर्राज स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, संकीसा स्तंभ लेख, रुकमेंतई स्तंभ लेख और बसाड़ खीरा स्तंभ लेख। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? जो स्तंभ है इनकी विशेषताएं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे गुफा लेख या गुहा लेख। ठीक है। तो देखिए, जो भारत में शैलकत गुफाओं का जो निर्माण है वो हमें 300 BC से प्रारंभ हुआ मालूम होता है। यानी कि जो शैल गुफाओं का निर्माण कब से प्रारंभ माना जाता है? 300 BC से। और जो अशोक हैं, अशोक के कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर भी उत्कीर्ण हैं, जो बारावर व नागार्जुन की पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए, जो शैलकत गुफाओं का निर्माण है वो तो 300 BC में प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो अशोक हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी जो अपने अभिलेख थे वो जो गुफाएं होती हैं उनकी दीवारों पर उत्कीर्ण कराए। और जो ये गुफाएं हैं जो अशोक ने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे जिन गुफाओं पर, वो गुफाएं में कहाँ मिलती हैं? वो गुफाएं में मिलती हैं बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे मेन रूप से? बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं कि जो अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इन गुफाओं में अशोक के द्वारा, देखिए यहाँ पर द्वारा है, इन गुफाओं में अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दिए गए दान का उल्लेख है। मतलब किसका उल्लेख किया गया इन गुफाओं के अंदर? जो अशोक थे उन्होंने आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनको जो दान दिया उसके बारे में। और अभी इनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? मतलब कहाँ पर ये स्थित है? तो ये बिहार के जहानाबाद जिले में बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर स्थित है। और यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं? तो 7 गुफाएं मिली हैं। लेकिन पहले ये गुफाएं बिहार के गया जिले में स्थित थी। देखिए, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, सरकार चेंजेस करती रहती है सीमाओं में, जिलों में। तो पहले ये गया जिले में पड़ती थी, लेकिन अभी ये जहानाबाद जिले में पड़ती हैं। नेक्स्ट, बारावर की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो हम जैसा अभी हमने बताया आपको कि बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बारावर की पहाड़ियाँ। लेकिन इनको पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले, सबसे पहले हम बारावर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ हम घूम के आते हैं फटाफट से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इमेज भी आपके दिमाग में छप जाएगी।
आई होप आपने अच्छे से देख ली होंगी बारावर की गुफाएं और वहाँ बारावर की पहाड़ियाँ मतलब किस तरह से वो बनाई गई हैं। तो चलिए फिर अब सीरियस होकर थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो बारावर की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली हैं। तो यहाँ पर 4 गुफाएं मिली हैं। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कितनी गुफाएं मिली हैं, 4। और जो ये पहाड़ी है इसका प्राचीन नाम खतलिक या खलतिक था। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राचीन नाम इसका क्या है, खतलिक या खलतिक। देखिए कभी कभी ऑप्शन में खतलिक आ जाता है और कभी कभी खलतिक, तो आपको दोनों भी ध्यान में रखने हैं। अच्छा, वो 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है सुदामा गुफा, जिसका जो निर्माण है वो अशोक ने स्वयं करवाया था और यह इस पहाड़ी की सबसे प्राचीन गुफा है। नेक्स्ट है विश्व झोपड़ी गुफा, इसके बारे में आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। तीसरी है कर्ण चौपट गुफा, आपने वीडियो में देखी होगी, कर्ण चौपट गुफा के नाम से भी एक गुफा है। और सबसे लास्ट में है चौथी गुफा लोमस ऋषि की गुफा। इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए जो लोमस ऋषि की गुफा है ये बारावर पहाड़ी की सर्वोत्कृष्ट गुफा है, यानी कि सबसे अच्छी गुफा है। और जो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? अशोक के पौत्र दशरथ ने, यानी अशोक के पुत्र के भी पुत्र जिनका नाम क्या था? दशरथ था, उन्होंने करवाया था। और सबसे खास बात यह है कि लोमस ऋषि गुफा में कोई भी अभिलेख अंकित नहीं है। इसके अलावा जो लोमस ऋषि की गुफा है ये सर्वप्रथम ऐसी गुफा है जहाँ पर मेहराब युक्त प्रवेश द्वार मिले हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से किस में मेहराब युक्त प्रवेश द्वार मिले हैं, तो लोमस ऋषि की गुफा में। इसके अलावा यहाँ पर ओपदार पॉलिश भी की गई है। आपने देखा होगा कि जो लोमस ऋषि की अंदर से गुफा है वो एकदम चिकनी बनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे संगमरमर की पत्थर की तरह एकदम चिकनी है। तो वो ओपदार पॉलिश की गई थी और काफ़ी अच्छी गुफाएं हैं, मतलब काफ़ी प्रशंसनीय काम है। और हमारा भारत है ही ऐसा, यहाँ पर ऐसे अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे नागार्जुन की पहाड़ियाँ। देखिए बारावर की पहाड़ियाँ आपने घूम ली, नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जहाँ हम लोग जा सकें या जहाँ हम घूम सकें। तो इसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो ये जो नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं इनका जो निर्माण है वो दशरथ ने करवाया था। और अभी हमने आपको बताया कि दशरथ कौन था। ये जो दशरथ था ये अशोक का पौत्र यानी पोता, पुत्र का भी पुत्र, इसने करवाया था। और यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, बाह्यक गुफा, गोपी या गोपिका गुफा और बड़ी तीख गुफा, बड़ी ठीक गुफा। अब आपको ये इन तीनों गुफाओं में एक गुफा है गोपी या गोपिका गुफा, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि शैलकृत गुफा भवनों में ये सबसे बड़ी गुफा है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तूप या चैत्य। देखिए इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बाकी जो सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, स्तूप या चैत्य। देखिए जो स्तूप है ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का है और स्तूप धातु से बना है, यानी स्तूप शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के स्तूप धातु से बना है और जिसका आशय है एकत्र करना या ढेर लगाना, यानी कि जो ढेर होता है या जिसको हम एकत्र करते हैं उसको हम स्तूप कहते हैं। और जो स्तूप का प्रारंभिक रूप है वो अर्धगोलाकार है, यानी कि आधे गोले के समान। कैसा है? अर्धगोलाकार है। देखिए ऐसा अच्छा से मतलब अच्छे से नहीं बना है, फिर हम ट्राई कर रहे हैं। ऐसा इस तरह अर्धगोलाकार है और इसमें एक चबूतरे पर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थोहा बनाया जाता था जिसे अंड कहते हैं। मतलब ये अर्धगोलाकार होते हैं और उल्टे कटोरे के तरह इस पे थोहा बनाया जाता था और जिसको हम लोग अंड कहते हैं। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद में। इसके अलावा स्तूप की आकृति चिता के स्थान पर बनाई जाती थी, इसलिए इसका नाम चैत्य भी था। देखिए आपको पता होगा कि जो स्तूप होते हैं उनके अंदर अस्थियाँ रखी जाती थी, यानी कि चिता की जगह पर इनका निर्माण किया जाता था। एक तरीके से चिता का ये कह सकते हैं कि दूसरा रूप है, इसीलिए चिता से बना चैत्य। ये
इसलिए इनको क्या कहा है, चैत्य भी कहा गया है। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती है, इसे हर्मिका कहते हैं और हर्मिका का अर्थ है देव सदन या देवताओं का निवास स्थान, जो स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, स्तूप की जो चोटी है यहाँ पर यह इस तरह की चोटी होती है। देखिए आपको हम इमेज में दिखाएंगे, अभी आगे स्तूप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पढ़ लीजिए ताकि जो कल की वीडियो बनाए वो आपको अच्छी नेक्स्ट वीडियो समझ में आ जाएगी। तो स्तूप की जो चोटी है वो सिरे पर चपटी होती है और जिसे हम हर्मिका कहते हैं, और हर्मिका का अर्थ होता है देव सदन या देवों के निवास का स्थान। तो और एक पॉइंट है, वेदिका को रेलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप जो घूम के आए हैं घर बैठ के बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ, वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्तूप के नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ।